हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने ओपॉइड एनाल्जेसिक पढ़ाया था, फेंटानिल। आज हम उसका सेकंड ड्रग पढ़ेंगे, वो है मॉर्फिन। आज हम इसका देखेंगे पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं कैटेगरी एंड क्लास से। ओपॉइड एनाल्जेसिक सिंथेटिक ओपॉइड भी कहते हैं। प्री ऑपरेटिव प्री मेडिकेशन में भी ये यूज़ होता है। एज ए नार्कोटिक ये कैटेगरी में आते हैं और एनारेक्स की कैटेगरी में भी आते हैं। सारी चीज़ें सेम हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सेम एज ए फेंटानिल ये वर्क करता है। इट इनहिबिट्स असेंडिंग पेन पाथवे, है ना। पेन पाथवे का जो घटते से बढ़ते क्रम की ओर एक क्रिया विधि है, पाथवे है, उस पाथवे को ये इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करेगा? दस अल्टरिंग रिस्पॉन्स टू पेन बाय वर्क ऑन म्यू रिसेप्टर ऑफ ब्रेन एंड स्मूथ मसल्स, है ना। जो हमारा ब्रेन है और स्मूथ मसल्स हैं पूरे बॉडी में, जहाँ जहाँ पे भी, वहाँ पे क्या है, म्यू रिसेप्टर पाया जाता है। उन्हीं रिसेप्टर पे क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स को अल्टर कर देते हैं और पेन को कम कर देते हैं, है ना। एंड प्रोड्यूस एनाल्जेसिया मीन्स पेन कम कर देता है। हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है और हमको सीडेशन मीन्स हमको नींद आने लगती है। तो ये इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब आगे देखते हैं यूजेस। उपयोग इसका सेम एज ए फेंटानिल ही रहेगा। बिफोर ऑपरेशंस टू रिड्यूस द पेन, है ना। ऑपरेशन के पहले हम इसे यूज़ करते हैं पेन को कम करने के लिए। एज ए कॉम्बिनेशन थेरेपी विथ सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स, जितने भी नींद पहुंचाने वाली दवाएं हैं या सिडेशन कॉज करने वाली मेडिसिन हैं, उनके साथ एज ए कॉम्बिनेशन मॉर्फिन दिया जाता है। देन नेक्स्ट है यूज्ड विथ न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया। न्यूरोलॉजिकल जो टेंशन को रिड्यूस करते हैं, ऐसे मेडिसिन को के साथ भी हम एज ए कॉम्बिनेशन मॉर्फिन चलाते हैं। देन नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव पेन। ऑपरेशन के बाद भी अगर सीवियर ऑपरेशन कोई हुआ है जो बहुत ही पेनफुल है, तो उसे भी हम दूर करने के लिए देते हैं जनरल एंड लोकल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के रूप में भी मॉर्फिन के इंजेक्शंस यूज़ होते हैं, टैबलेट्स यूज़ होते हैं। देन नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, है ना। जब कोई पेशेंट अगर वेंटिलेशन पे है, अगर उसे आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन दिया जा रहा है, तो वो भी काफ़ी पेनफुल होता है। तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्या है, मॉर्फिन ट्रीटमेंट में या फेंटानिल ट्रीटमेंट में रखा जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मीन्स मस्तिष्क से रिलेटेड अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई साइकाइट्रिक पेशेंट है, तो उसे भी मॉर्फिन चलाया जाता है। कार्डियक सर्जरी, अगर हृदय से रिलेटेड कोई शल्य चिकित्सा हुई है या सर्जरी हुई है, तो उस कंडीशन में भी मॉर्फिन दिया जाता है पेन को रिड्यूस करने के लिए। ऑर्थोपेडिक सर्जरी मीन्स हड्डी से रिलेटेड अगर कोई सर्जरी हुई है, तो उसमें भी पेन को कम करने के लिए मॉर्फिन दिया जाता है। सीवियर पेन, बहुत ही गंभीर दर्द है, उस केस में कैंसर पेन, कैंसर का दर्द, है ना, उसमें क्या है, रिड्यूस करने के लिए भी दिया जाता है। क्रोनिक पेन, लंबे समय से अगर कोई दर्द से परेशान है, तो उस पेशेंट को भी मॉर्फिन चलाया जाता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। इसे कैसे लेना है, मे बी टेकन विथ और विदाउट फूड, है ना। डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन कैसा है, तो उस हिसाब से हमको क्या है, इसको एडमिनिस्ट्रेट करना है। तो आज के वीडियो में आगे हम देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स निषेध। किन किन कंडीशंस में मॉर्फिन नहीं चलाया जा सकता। तो सेम एज इट इज़ फेंटानिल है। अगर आप लोगों ने फेंटानिल का वीडियो देखा होगा, तो ये वीडियो आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। इसका मतलब, जैसे मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ही बता दिया कि ये हमारे क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को बहुत ही जल्दी डिप्रेस कर देता है। सेकेंड है एक्यूट और सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा। इस केस में क्या है, हमको नहीं देना है। अगर किसी पेशेंट का रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पहले से ही डिप्रेस्ड है, तो उनको हमको नहीं देना है। ब्रोंकियल अस्थमा है, किसी को एक्यूट हो या सीवियर हो, उस केस में भी हमको फेंटानिल नहीं देना है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूडिंग पैरालाइटिक इलियम, अगर इलियम में पैरालिसिस है जीआई ट्रैक्ट के, तो उस कंडीशन में भी नहीं देना है, क्योंकि हमारे जितने भी स्मूथ मसल्स हैं, चाहे वो लंग्स के हों, चाहे वो जीआई ट्रैक्ट के हों, यूरिनरी ट्रैक्ट के हों, है ना, अगर वहाँ पे हम फेंटानिल या मॉर्फिन देते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे मसल्स को और भी रिलैक्स कर देता है। तो ऑलरेडी वो मसल्स कमज़ोर हैं, उसे और भी हम क्या कर देंगे, शिथिल बना देंगे, इनएक्टिव बना देंगे। तो क्या होगा, वो ऑर्गन हमारा वर्क ही नहीं करेगा। देन नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी। अगर किसी को इससे एलर्जी है, तो हमको नहीं देना है। ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, सेम एज ए रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है ना, तो उस कंडीशन में भी हमको नहीं देना है। एक्यूट हिपैटिक डिसीज़, अगर लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो भी हमको नहीं देना है। एक्यूट एल्कोहलिज्म, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा
शराब का सेवन करता है ऐसे पेशेंट को नहीं देना है। हेड इंजरी, किसी को ब्रेन में अगर चोट गहरी लगी है तो उस कंडीशन में हमको उसको मॉर्फिन नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी वो अनकॉन्शियस कंडीशन में होगा। अगर उसे हम फेंटानिल या मॉर्फिन देके सिडेशन में डाल देते हैं तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जो हमारे इंट्राक्रैनियल नर्व्स हैं उसका प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो उस कंडीशन में भी हमको नहीं देना है। एक्सेसिव ब्रोंकियल सिक्रीशन, अगर हमारे लंग्स में ब्रोंकियल्स में बहुत ही ज़्यादा सिक्रीशन है, पस है या लिक्विड वहाँ भर गया है तो ऐसे कंडीशन में भी हमको नहीं देना है, क्योंकि सांस लेने में उसे तकलीफ़ होगी। हार्ट फेलर सेकेंडरी टू क्रोनिक लंग डिजीज़, अगर हार्ट फेल हुआ है किसी का प्लस उसे कोई लंग इंजरी भी है या डिजीज़ है पहले से, तो उस कंडीशन में भी हमको नहीं चलाना है। जीआई ऑब्स्ट्रक्शन, जीआई से रिलेटेड अगर कोई सप्रेशन वाला डिजीज़ है उसे पेशेंट को, तो भी हमको नहीं देना है। ऊपर मैंने जैसे बताया पैरालाइटिक इलियम है ना, तो उस कंडीशन में हमको नहीं देना है। सर्कुलेटरी शॉक, अगर सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई शॉक पेशेंट को है ना, तो उस कंडीशन में भी हमको नहीं देना है। कॉन्कोमिटेंट यूज़ ड्यूरिंग और विद इन 14 डेज़ ऑफ MAOI थेरेपी, है ना। MAOI थेरेपी जब चलता है किसी पेशेंट को तो क्या है, उस दौरान या विद इन 14 डेज़, चलने के 14 दिन बाद तक भी हमको क्या है उसके साथ मॉर्फिन या फेंटानिल नहीं चलाना है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, एक दूसरे के साथ में यूज़ नहीं कर सकते। लाइफ थ्रेटनिंग या परमानेंट ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट बचे हुए पोर्शन हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू फ्रेंड्स।